नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इजराइल और हमास के बीच समझौता हुआ है। 2 साल तक हमास के नाम पर गजा के निहत्थे लोगों पर बम गिराने वाले नेतन्याहू इस समझौते से विजेता होकर तो कतई नहीं निकले हैं। निकले होते तो खुद को चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर रहे होते। समझौते पर बराबरी से साइन करने वाला और अपनी जगह समझौता कराने वाले राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की बात करने वाला कभी विजेता नहीं होता है। ट्रंप के 20 सूत्री समझौते में साफ साफ लिखा है कि इजराइल रजा पर कब्जा नहीं करेगा, उसकी सेना तय मानक और सीमा के हिसाब से पीछे जाएगी। अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर मिलकर एक अस्थायी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स ISF बनाएंगे, जिसे गजा में फौरन तैनात किया जाएगा। इजराइल की सेना ISF को धीरे धीरे अपना नियंत्रण सौंपी जाएगी। 72 घंटे के भीतर हमास सभी बंधकों को रिहा करेगा और इजराइल करीब 2000 कैदियों को रिहा करेगा। 250 कैदी ऐसे हैं जिन्हें उम्र कैद की सजा दी गई है। 1700 कैदी 7 अक्टूबर के हमले के बाद गिरफ्तार किए गए। हर मृत बंधन का पार्थिव शरीर जारी करने पर इजराइल भी 15 फिलिस्तीनियों के पार्थिव शरीर वापस करेगा। Moment something never gone bees, and we ended the war in gas, and really on a much bigger basis peace, and I think is going to be a last in peace of war and everlasting peace. Pesinela Security release of all of the remaining Hasijusenis should be released on Monday, or to getting these a complicated process, what they have to do to get. +01 BB are carrying this SPAC. हम इस वीडियो में ट्रंप के 20 सूत्री कार्यक्रमों की बातें करते रहेंगे, लेकिन गजा पर कब्जा करने की नेतन्याहू की योजना को सफलता नहीं मिली है। अब उनकी सेना को भी अंतर्राष्ट्रीय सेना के तहत काम करना पड़ डढ़ेगा। इस पर बहस चल रही है कि यह समझौता शांति का स्थायी समाधान लेकर आएगा या नहीं। इसका भविष्य क्या है? लेकिन इसके प्रावधानों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि 2 साल तक लाखों टन बरसाने वाले नेतन्याहू की एकतरफा जीत हुई है। सशक्त सैन्य शक्ति से लैस एक मूल के नेता की इससे बड़ी हार क्या हो सकती है कि उन्हें नरसंहार के आरोप को स्वीकार करना पड़ा। हमास के जिस बयान को राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रू सोशल पर पोस्ट किया है, उसकी शुरुआत ही आक्रमण और नरसंहार से होती है। यह वही जेनोसाइड है जिसे इजराइल के समर्थन में लिखने वाले बद्धे अखबारों ने अपने अखबार से ही गायब कर दिया। जेनोसाइड को हिंदी में नरसंहार कहते हैं। यह पत्र हमास का लिखा हुआ है। गजा पट्टी के अधिक लोगों के खिलाफ जो आक्रमण और नरसंहार चल रहा था, उसे खत्म करने की चाहत में इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट हमास ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की योजना के अनुसार सम्मानजनक स्थिति पाने के लिए अपने लोगों के हितों, उनके अधिकारों की रक्षा और राष्ट्रीय जिम्मेदारी को समझते हुए अपने नेतृत्व, दोस्तों, भाइयों और मध्यस्थों के साथ गहरी चर्चा की है। प्रस्ताव का व्यापक अध्ययन करने के बाद इस आंदोलन ने फैसला कर लिया है और उसके बारे में मध्यस्थों को बता दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमास के इस बयान को बहुत छाप दिया, जबकि अमेरिका भी हर स्तर पर जेनोसाइड का विरोध करता रहा है। इस बार नेतन्याहू भी नहीं कह सके। हमास के इस बयान से नरसंहार शब्द हटा दीजिए। 10 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि गजा में मदद के सामान पहुंचने नहीं दिए जा रहे हैं, तब नेतन्याहू का जवाब आया, अगर हम नरसंहार करना चाहते तो एक ही दोपहर में कर डालते। संयुक्त राष्ट्र में भी सफाई देने लगे कि इराक और अफगानिस्तान में नेटो के हमले की तुलना में गजा में कम लोग मारे गए हैं, क्योंकि इजराइल ने नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखा है। हमारे लिए हर नागरिक की मौत एक त्रासदी है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमने लाखों SMS भेजे हैं, पर्चे गिराए हैं, फोन किए हैं कि हमारी सेना आने वाली है, आप यहां से चले जाएं। नेतन्याहू का यह बयान सुनना भी शर्मनाक है। इस हाल में ट्रंप का हमास का बयान पोस्ट कर देना मायने रखता है, जिसमें नरसंहार लिखा है, और हमास ने पहली पंक्ति में जिनोसाइड लिखना नहीं छोड़ा। ट्विटर पर आपको प्रोफेसर SL रैड का पोस्ट मिल जाएगा। वो न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर CNN और BBC की हेडलाइन में लाल रंग से घेरा लगाकर बताती रही है,
कहां कहां पर नरसंहार लिखना था और कैसे उसकी जगह नरसंहार नहीं लिखा गया। इसलिए हमास का नरसंहार लिखना और ट्रंप का ट्वीट करना मायने रखता है। अगर इस दुनिया में कुछ भी मायने रखता है तो आपको पत्रकारिता सीखनी है तो प्रोफेसर एसएल रैड के ट्विटर हैंडल पर मौजूद लाल स्याही से सुधारे गए तमाम खबरों को देख सकते हैं। गोदी मीडिया के देश यानी भारत में ऐसे प्रोफेसर का मिलना दुर्लभ है। इसी के साथ स्कॉटलैंड का यह अखबार देखिए जिसने बड़े बड़े अक्षरों में जेनोसाइड लिखा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर नेतन्याहू के स्वागत की तैयारी की खबर की हेडलाइन कोई अखबार ऐसे भी लिख रहा था इसका नाम द नेशनल है। क्यों? A simple logical question. What a country committing genocide, please, with a civilian population. It is supposedly targeting to get out of harm's way. Would we tell them get out? If we want to commit genocide, which want to get them out and Hamas and Shinto keep them in? And this charge is so baseless. The comparison to genocide? Who says Sloto populations? What the Nate says the U.S. to leave, kindly leave, go out the others. You won't be the name all the genocidal leaders of history? Just go one by one. Did anyone do this? They said got out so we can't come and of course Israel. और हमास का समझौता मिस्र के शर्म अल शेख में दोनों पक्षों की तरफ से मध्यस्थों ने दस्तखत किए और वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में ट्रंप ने घोषणा। इस समझौते के साथ शांति का ऐलान किया जा रहा है। यह कुछ इस तरह की शांति भी है कि किसी को हफ्तों प्यास से तड़पा कर रखा जाए और जश्न मनाया जाए कि प्यासे को अब जाकर 2 बूंद पानी देने की घोषणा हुई है। 7 अक्टूबर 2023 से पहले गजा की जो आबादी थी उसका 10% यानी 67,000 लोग मार दिए गए, 20,000 से अधिक बच्चे मारे गए, 1.25 लाख से अधिक घायल है और भूख और संक्रमण से जाने कितने ही लोग बीमार होंगे, मरणासन स्थिति में होंगे। गजा में आप चारों तरफ नजर दौड़ाइए, मकान मलबे में बदल चुके हैं जिनकी अब कोई गिनती नहीं की जा सकती। डॉक्टर तक मारे गए। डॉक्टरों ने अमेरिका के राष्ट्रपति को पत्र लिखा कि नरसंहार का ऐसा रूप हमने कभी नहीं देखा। आज भी दुनिया नहीं जानती कि गजा में कितनी तबाही मचाई गई है क्योंकि किसी पत्रकार को वहां जाने की इजाजत नहीं थी और जो वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे उन्हें निशाना बनाकर मार दिया गया। पिछले 2 साल में इजराइल ने गजा के 270 से अधिक पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को मार डाला है। गजा एक बहुत छोटा सा इलाका है। यहां के लोग 2 साल से हर मौसम में खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं। इलाज ना हो सके इसलिए अस्पतालों के नीचे आतंकवादी छिपे होने के नाम पर इजराइल बम गिराता रहा। आज तक इसका प्रमाण नहीं दिया जा सका कि अस्पतालों के नीचे से आतंक का अड्डा चल रहा था। नाइंसाफी करने वाले जब अपनी नाइंसाफियों में कुछ कमी करते हैं तो उसे आजकल इंसाफ कहा जाता है। गजा में बमबारी की ऐसी हालत हो गई थी कि एक दिन के लिए रुक जाए तो नेमत मानी जाती है। जिस दौर में बद्दी सरकारें उनके नेता नेतन्याहू के आगे नतमस्तक थे, अपने हथियार सौंप रहे थे, डॉलर सौंप रहे थे, उनके नरसंहार पर चुप थे, उस दौर में भी अलग अलग देशों में करोड़ों लोग नेतन्याहू के विरोध में सड़कों पर उतर रहे थे। इसलिए इस समझौते की वजह से 4 दिनों के लिए ही सही अगर गजा में मदद की सामग्री पहुंच रही है, दवा और भोजन का खेप पहुंचेगा तो इसके लिए दुनिया के उन करोड़ों लोगों का शुक्रिया अदा कीजिए जो 2 साल तक नरसंहार के विरोध में अपने अपने देश में सड़कों पर उतरते रहे और सरकारों पर दबाव डालते रहे। ग्रेटा थनबर्ग और उनके साथ ही नाव लेकर समंदर में उतर गए कि वे समंदर के रास्ते ही गजा के लोगों के लिए मदद लेकर जाएंगे। इनमें मजदूर से लेकर छात्र तक हैं जिन्होंने अपने समय में इस नरसंहार का विरोध करना नहीं छोड़ा, इसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। हमास के नाम पर गजा के निहत्थे लोगों को बम और भूख से तड़पा कर मारा गया। उस हाल में उन्होंने धीरज और साहस का परिचय दिया है। हर दिन बम का सामना करते रहे लेकिन कभी हाथ नहीं फैलाया। निहत्थे मुकाबला किया और हजारों से लेकर लाखों लोगों ने अपनी जान दी। इस्राएल का जुल्म सहा परिवार के परिवार तबाह हो गए, उनके नामों निशान मिट गए, लेकिन गजा के लोगों को किसी ने घुटने पर नहीं देखा। उनके दुखों को कोई लिख नहीं सकता, कोई बयान नहीं कर सकता। परिवार के परिवार मिटा दिए गए।
उनकी तरफ से कोई रोने वाला नहीं बचा। यह लड़ाई एक तरफा रही। इस्राइल आतंक के नाम पर गजा के लोगों को मिटा देना चाहता था ताकि इसकी खाली और भूतहा जमीन पर कब्जा कर वो अपने सपनों का महल बना सके। अब उसी हमास को लेकर आपने कितनी बार आतंकवादी संगठन सुना है? लोग भूल गए। अब हमास और इस्राइल दोनों का समझौते पर बराबरी से दस्त है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन आज इस्राइल का इरादा पूरा नहीं हुआ। जुल्म को इस हद तक सह लेने का इम्तिहान केवल गजा ने दिया और नेतन्याहू लाखों टन बम गिराकर फेल हो गए। गजा ने बहादुरी की हर मिसाल को दुनिया में छोटा कर दिया है। नेतन्याहू 2 साल तक हमास से लड़ते रहे कि आतंकवादी संगठन है और जाकर उससे समझौता करते हैं। हमास अपने आगे आंदोलन लिखता है। इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट हमास ने अपने बयान में लिखा है, गजा पट्टी में युद्ध खत्म करने, कैदियों की रिहाई और अदला बदली, मदद, सामग्री का प्रवेश और गजा के अब से और यहां के लोगों के विस्थापन को नकारने के लिए हमास राष्ट्रपति ट्रंप की सराहना करता है। इस समझौते के अनुरूप हमास इजराइल के सभी बंधकों को रिहा करने की मंजूरी देता है। 20 सूत्री समझौते के अनुसार सभी बंधकों के रिहा हो जाने पर हमास के जो भी सदस्य शांति से रहने के लिए प्रतिबद्धता दिखाएंगे और अपने हथियार वापस कर देंगे, उन्हें माफी दी जाएगी। जो सदस्य गजा छोड़ कर दूसरे देशों में जाना चाहते हैं, उन्हें सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। क्या यह नेतन्याहू की हार नहीं? हमास को मिटा देना चाहते थे या हम आज को सुरक्षित रास्ता दिया जा रहा है? नेतन्याहू के लिए खुश होने की बात इतनी ही है कि हमास और अन्य संगठनों को गजा के शासन में किसी भी रूप में शामिल नहीं किया जाएगा। उसके सभी सैन्य और आतंकी ठिकानों को खत्म कर दिया जाएगा। पट्टिडहौसी देशों को गारंटी दी जाएगी कि हमास और अन्य संगठन शर्तों का पालन करेंगे और नया गजा पट्टिडहौसी देशों और उनके नागरिकों के लिए खतरा नहीं बनेगा। इस बारे में विश्लेषण चल रहा है कि हमास इतनी जल्दी हथियारों का समर्पण नहीं करेगा, तो भी सीमित मात्रा में कर सकता है। बंधकों को छोड़ने के लिए तुरंत राजी हो गया ताकि वह अमेरिका से अपने लिए इस तरह की छूट ले सके। जब तक इस्राइल गजा से पूरी तरह हट नहीं जाता, हमास अपनी और गजा की सुरक्षा को लेकर निश्चिंत नहीं हो जाता। लगता नहीं कि वह हथियार पूरी तरह डालने वाला है। नेतन्याहू ने बार बार दोहराया कि फिलिस्तीन नाम का न कोई राज्य था, न है, न होगा। उनका यह मंसूबा आज की तारीख में पूरा नहीं हुआ। इस संदर्भ में हमास का यह बयान महत्वपूर्ण है कि गजा पट्टी पर इजराइल के कब्जे को स्वीकार नहीं किया गया है। इन्हीं नेतन्याहू की सरकार ने अगस्त महीने में 5 पॉइंट के प्रस्ताव पर मंजूरी दी, जिसके तहत गजा शहर पर कब्जा होना था। इस प्रस्ताव का कथित उद्देश्य था हमास का सफाया और युद्ध का अंत। अपने बयानों में नेतन्याहू कहा करते थे कि पूरी गजा पट्टी पर कब्जा करना होगा, लेकिन अगस्त के प्रस्ताव में गजा शहर पर कब्जा करने को मंजूरी दी गई। इस प्लान की निंदा की गई। संयुक्त राष्ट्र से लेकर ब्रिटेन तक ने कहा यह बहुत बड़ी गलती होगी। नेतन्याहू का 5 सूत्री कार्यक्रम कहा गया, किसी को पता नहीं। अब उसकी जगह ट्रंप का 20 सूत्री कार्यक्रम आ गया है। इसमें लिखा है किसी को गजा से बाहर जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं, मगर लौटना चाहेंगे कोई नहीं रोकेगा। समझौते में लिखा है लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि गजा में ही रहे। उन्हें गजा को फिर से बनाने का अवसर दिया जाएगा। इस्राइल की योजना थी कि गजा के लोग कहीं और चले जाएं, उसे भी नकार दिया गया, जिसका स्वागत हमास ने किया है। इसमें भी नेतन्याहू जीत का दावा नहीं कर सकते। ठीक है कि ट्रंप ने 20 सूत्री योजना बनाई है, उसमें फिलिस्तीन के आत्मनिर्णय अधिकार के बारे में कोई जिक्र नहीं, लेकिन फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देने का संकेत किया गया है कि जब गजा का फिर से विकास आगे बढ़ने लगेगा, फिलिस्तीन अथॉरिटी सुधार के कार्यक्रमों को लागू करने लगेगी, तब फिलिस्तीन के आत्मनिर्णय और स्वतंत्र राज्य की स्थिति आ सकती है। इन स्पष्ट घोषणाओं में भले ही चालाकी हो सकती है, कोई बेईमानी होगी ही, लेकिन फिलहाल के लिए इसमें नेतन्याहू की जीत का ऐलान नहीं देखा जा सकता। जिस नेतन्याहू ने जो बाइडेन को चकमा दिया, वो नेतन्याहू ट्रंप के जाल में फंस गए।
उन्हें लगा था वे ट्रंप को भी अपने इशारे पर नचा लेंगे, लेकिन लगता है ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका को अब भी नेतन्याहू पर यकीन नहीं, इसलिए 200 सैनिकों की टुकड़ी भेज रहा है ताकि समझौते की प्रक्रिया की निगरानी की जा सके। पिछली बार युद्ध विराम तोड़ा गया ईरान और इजराइल के बीच, तब ट्रंप ने इस्राएल को चेतावनी दी कि हमला न करें, युद्ध विराम न तोड़ दे, साफ साफ कह दिया ईरान पर बम न गिराए। ऐसा करना युद्ध विराम का उल्लंघन होगा किसी भी तरह से। देखिए, 2 साल बाद नेतन्याहू विजेता की तरह खड़ीडिडी नहीं लगते। गजा को जिस आसानी से मिटा देना चाहते थे, नहीं मिटा पाए, उनका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के माय फ्रेंड नेतन्याहू कह देने से नेतन्याहू न तो विजेता हो जाते हैं, न हीरो, न नरसंहार के दाग से बड्डे हो जाते हैं। यह भी सोचिएगा कि जिस दौर में आम से आम आदमी नरसंहार का विरोध कर रहा था, विश्व गुरु भारत और उसके प्रधानमंत्री मोदी किसके साथ खड्डे दिखाई दे रहे थे। 9 सितंबर को कतर पर नेतन्याहू का हमला भी नेतन्याहू की बद्दी हार का कारण बना। उस समय यही कहा गया कि ट्रंप समझौते के करीब पहुंच रहे हैं और नेतन्याहू इसे खत्म करने के लिए हमास के कार्यालय पर हमला कर रहे हैं। कतर पर आरोप लगा कि हमास को फंड करता है। यह भी कहा गया कि अगर कतर ने आतंक का सफाया नहीं किया तो इजराइल कर देगा। इजराइल ने आरोप लगाया कि कतर हमास को होस्ट करता है, इसीलिए हमला किया गया। तब दोहा की तरफ से जवाब आया। नेतन्याहू जानते हैं कि मध्यस्थता की बातचीत के लिए हमास के नेता दोहा में आए थे, जिसमें इस्राएल और अमेरिका दोनों शामिल हैं। उस समय तो नेतन्याहू ने यह भी कहा किसी भी देश का अधिकार है वो अपने बॉर्डर के पार भी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। 9 सितंबर को नेतन्याहू ने दोहा पर हमला कर गलती कर दी। कम से कम उन्हें इतना ध्यान रखना चाहिए था कि कतर के अमीर ने ट्रंप को $400 मिलियन का एक हवाई जहाज गिफ्ट किया है। कतर के पास भले सैन्य शक्ति न हो, लेकिन गजा की तरह निहत्था समझना नेतन्याहू पर भारी पड़ी DDH गया। उन्हें लेकर ट्रंप का धीरज जवाब दे गया। नेतन्याहू ने हमले के बाद अफसोस भी नहीं जताया, लेकिन ट्रंप ने कतर से माफी मांगी। इसके बाद से अरब देशों में तेजी से रणनीति बदलती है और सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ सैन्य समझौता कर लिया। अरब देशों ने ट्रंप पर दबाव बढ़ाया और ट्रंप कतर पर हमले से नाराज होते चले गए। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि नेतन्याहू जब 29 सितंबर को व्हाइट हाउस पहुंचे तो ट्रंप अपनी योजना पहले ही अरब देशों को दिखा चुके थे। उन्होंने फोन का रिसीवर उठाया और नेतन्याहू को पकड़ दिया और खुद भी सुनने लगे। इस हालत में नेतन्याहू ने कतर के प्रधानमंत्री से माफी मांगी। नेतन्याहू के लिए इससे बड़ी हार क्या हो सकती थी। जिस कतर को उन्होंने मामूली समझा, उससे फोन पर माफी मांगनी पड़ी और ट्रंप ने माफी मांगते हुए सुना। अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा कि कतर पर हुए हमले से ही यह सब कर पाने का रास्ता खुला है। फाइनेंशियल टाइम्स से यह जानकारी दे रहा हूं। इसे इस तरह भी देख सकते हैं कि कई देशों पर हमला करने वाले बेलगाम नेतन्याहू को लगा खतर को भी चुटकियों में मसल सकते हैं, लेकिन खुद ही जाल में फंसते चले गए। झल्लाते हुए ट्रंप ने कहा कि तुम लोगों ने सब बिगाड़ दिया, अब मैं इस मामले को सुलझाऊंगा, अंतिम नतीजे पर पहुंचाऊंगा। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है, नेतन्याहू अपना चेहरा बचाने के लिए इस छूट की मांग करने लगे, अगर हमास ने समझौता तोड़ा तो फिर से हमला कर देंगे। तब उन्हें जिद्दहक दिया गया और कहा गया बेवजह खामियों को ढूंढकर हमला करने का बहाना न खोजें, क्योंकि ट्रंप ने अरब देशों को गारंटी दी है इजराइल अब हमला नहीं करेगा। नेतन्याहू की यह बात भी नहीं मानी गई कि गजा को खाली करा दिया जाए, बल्कि समझौते के अनुसार गजा के लोग अपनी जगहों पर ही रहेंगे। हमास को भी रियायत मिली कि अगर वे हथियार डाल देंगे तो माफी मिल सकती है, मारा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं था कि नेतन्याहू की बात इस समझौते में नहीं मानी गई, लेकिन उन्हें कई बद्धे दावों से पीछे हटना पड़ा। ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ बातचीत में अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। मीडिया में रिपोर्ट हुआ, ट्रंप ने उन्हें कहा बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। नेतन्याहू अगर विजेता होते तो गजा पर बमबारी का समर्थन करने वाला यह अखबार जेरूसलम पोस्ट अपने पहले पन्ने पर केवल ट्रंप की ऐसी तस्वीर नहीं लगाता। इस पर यही लिखा है, ट्रंप बंधकों को घर लेकर आ रहे हैं।
उनकी तस्वीर के नीचे इजराइल की पूर्व प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर की एक पंक्ति को छापा गया है। इसका मतलब है शायद अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि हम युद्ध के बाद के समय में खाड़ीडीडीडीएच हैं, क्योंकि असल में हम एक ऐसे युद्ध के युद्ध विराम में हैं जो अभी खत्म नहीं हुआ, यानी अखबार इस बात की ओर इशारा कर रहा है। यह सिर्फ युद्ध विराम है, युद्ध का अंत नहीं। नेतन्याहू का भी बयान देखिए, अमेरिका भरा हुआ है, ट्रंप का ही आभार जताए जा रहे हैं। इजराइल में विपक्ष का अस्तित्व कमजोर हो चुका है, लेकिन सत्ता पक्ष में भी कोई जोरदार जश्न का माहौल नहीं। उन्हें पता है कि जितना नाटक कर ले, लेकिन सारी ताकत उनके साथ होने के बाद भी वे जीत का जश्न नहीं मना सकते। इस तस्वीर को देखकर कोई नहीं कहेगा सोफे पर बैठे नेतन्याहू विजेता की तरह लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है दो लोगों ने घेर कर उन्हें ठीक से समझा दिया है कि अब कुछ और नहीं बचा। इस तस्वीर में अमेरिका के मध्य पूर्व में विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार जारेड कुशनर हैं, जो उनके दामाद भी लगते हैं। नेतन्याहू के साथ उनके विश्वास पात्र रॉन डर्मर है, जो इजराइल की तरफ से बातचीत करने वाली टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। आपने कभी किसी विजेता को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह से दो लोगों के बीच दुबका हुआ नहीं देखा होगा। And the terrible curse of soldiers to enter the dangerous gas and the complete, overwhelming diplomatic pressure that truly isolated Mustang at this critical point, we cannot say. रहे हैं कि इजराइल कमजोर पड्डी डीएच गया या पीछे हट गया या मिट गया। गजा में फिर क्या करेगा कोई नहीं जानता, लेकिन ट्रंप ने जो समझौता कराया है उसमें आपको नेतन्याहू को विजेता की तरह दिखाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। वे साफ साफ दिखाई नहीं देते। फिलिस्तीनी मामलों के विद्वान जैकरी फॉस्टर ने ट्विटर पर लिखा है, इस्राइल और हमास के बीच 6 बार समझौते हुए हैं। 2008, 12, 14, 19, 21 और 2025 जनवरी में जो समझौता हुआ उसे 2 महीने बाद इजराइल ने ही तोड़ डीएच दिया। एक ही हमले में 400 लोगों को मारा था। अब 7वीं बार समझौता हुआ है। हर बार हमास ने समझौते का पालन किया और इजराइल ने तोड़ा। उम्मीद है इस बार ऐसा नहीं होगा। यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप ने जो प्लान बनाया उससे शांति का मजबूत और विश्वसनीय रास्ता नहीं बनता, लेकिन अभी के लिए यह प्लान काम का लगता है। Well, the first in Vidus Tingstoka, and that as what people wanted more than anything out, wanted the hosts back. The I lived in hell like nobody is ever even dreamt possible. And after that was the very great two things, and I think it's going to move along very well. What is fast? I'm not going to talk about that. Because you so now what phase 2 is, but there will be the farming, there will be callbacks, so be a lot of things happening. You know, I give you all list of 22 different things. It will happen, will take place, and I think it will take place, and I think you get in it with peace in the miles, but we have to get a hasid just by can we want Gito do at the end, we can do to begin. गजा के साथ इस समझौते के बाद भी छल हो सकता है। छल के अलावा गजा के साथ और क्या होता है? 66,000 लोग आधिकारिक तौर पर मारे गए हैं। कुछ आंकड़े तो लाखों में बताते हैं, लाखों घर मलबे में बदल दिए गए। तो अब गजा के साथ इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है? फिर भी गजा पर बमों का बरसना रुक जाएगा। राहत की खबर है, लेखक और पत्रकार प्लेसिया अल्का ने लिखा है, नरसंहार खत्म हुआ। 2 साल के बाद अचानक एक बुधवार के दिन दुनिया को लगा जाके लोगों का काफी खून बह चुका है। 2 साल में पहली बार गजा के लोग ये जानते हुए सोच सकते हैं कि कल सुबह जब उठेंगे तो जिंदा होंगे, मलबों के नीचे दबे नहीं होंगे। 2 साल में पहली बार गजा के लोग सोने से नहीं डरेंगे। ट्रंप की तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने बेलगाम शासक को कुछ दिनों के लिए ही सही लगाम में रहने का एक कागज पकड़ा दिया और समझौते पर उनसे दस्तखत ले लिया। अंत में जब समझौता ही करना होता है, बातचीत ही करनी होती है, तो दुनिया ने एक बार फिर से देखा 22 साल तक बम गिराने के बाद उसी मेज पर आना पड़ा जिसे छोड़कर लोग युद्ध के मैदान में चले गए थे। इसके लिए ट्रंप को नोबेल का शांति पुरस्कार दिए जाने की वकालत होने लगी। ट्रंप खुद भी मांग करने लगे, लेकिन उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार नहीं दिया गया। दुनिया जानती है कि गजा के नरसंहार में कौन कौन शामिल है। कल तक हथियार भेजने वाला आज जंग रोककर शांति का मसीहा नहीं बन सकता। आज के दिन उन लोगों को भी याद करना चाहिए जो गजा पर बमबारी का समर्थन कर रहे थे।
गोदी मीडिया के एंकरों को याद कीजिए, आईटी सेल वालों को और व्हाट्सएप अंकलों को भी, जो आतंक के नाम पर निर्दोष नागरिकों के मारे जाने की वकालत कर रहे थे। इनकी वकालत भारत की राजनीति में अब भी चलेगी, बस इनके हिसाब से फैसला नहीं आएगा। इन सब की हालत आज नेतन्याहू जैसी हो गई है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।